Hello friends, now we are starting a new chapter named Capital Gains. Now this is the fourth head of income. As we have already seen, there are total 5 heads. First heads we have already seen, it is salary. After that there is a house property, then profit and gains from business and profession, and this is the fourth head which is called capital gain, and after that we have to see the other sources head. So now our focus will be on the capital gain, that is the fourth head under the income tax. Now here first we will try to understand the basic concept of this capital gain before going into details of this chapter. So let's try to understand what exactly capital gains means and how income will go under this head. कोई भी income capital gain head में कब जाती है, that we have to see first. First look at the capital gain term. Any gain on transfer of a capital asset. अगर आप कोई capital asset ट्रांसफर करते हैं और उस ट्रांसफर में आपको कोई गेन होता है तो उसे हम कहेंगे कैपिटल गेन. इसका मतलब कैपिटल एसेट ट्रांसफर करने पे कोई भी गेन होता है, सो वी विल ट्रीट इट एज अ कैपिटल गेन. And as per section 45 of the Income Tax Act, it says that any capital gain will be chargeable to tax. So section 45 is the charging section for this head. So first let's focus on section 45, which says that any capital gain will be chargeable to tax under the income tax, and following condition should be fulfilled for taxing a capital gain. तो अब ये condition बहुत ही important है, इसको आप एक एक करके देख लीजिए. सबसे पहले ये कहता है कि for capital gain tax there should be a capital asset. तो मान लीजिए आपके पास कोई asset है and this asset is a capital asset. अब आप बोलेंगे सर ये capital asset क्या होती है, तो ये थोड़ी देर बाद हम इसके ऊपर पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि कैपिटल एसेट क्या होती है. So as per these condition, first there should be a capital asset. This capital asset has been transferred. यहाँ पर ये कहते हैं कि आपने ये जो कैपिटल एसेट थी आपके पास वो ट्रांसफर कर दी है, और ये ट्रांसफर कब हुआ है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. तो मान लीजिए ये आपका एक प्रीवियस ईयर है. This is let's say previous year 15 and 16, यानी 1st अप्रैल 2015 से लेके 31st मार्च 2016, ये एक प्रीवियस ईयर है. इस प्रीवियस ईयर में अगर आपने कोई भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया है, देन दिस गेन, जो भी आपको गेन होता है इस ट्रांसफर पे, एनी गेन और प्रॉफिट आपको कुछ भी हुआ है इस ट्रांसफर से, एंड इफ this gain or profit is not exempt, अगर ये exemption में नहीं आता है अंडर सेक्शन 54, 54B, D, EC, F, G, GA एंड GB. अब ये सारे सेक्शंस जो हैं ये exemption के सेक्शंस हैं, इसको हम लास्ट में देखने वाले हैं. तो यहां पर आपको फोकस केवल इतना करना है कि ये जो 3 कंडीशन बता रहा है कि अगर आपके पास कोई कैपिटल एसेट है वो आपने ट्रांसफर कर दी है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और अगर कोई आपको इस ट्रांसफर पे गेन या प्रॉफिट हुआ है विच इज नॉट एग्जेम्प्ट, और ये गेन और प्रॉफिट एग्जेम्प्ट नहीं है अंडर दिस सेक्शन, देन दिस प्रॉफिट और गेन विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन. अब ये कैपिटल गेन में ये टैक्सेबल हो जाएगा. इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज यू आर हैविंग अ कैपिटल एसेट एज अ हाउस. ये आपके पास एक हाउस था विच इज अ कैपिटल एसेट, हम अभी देखेंगे. दिस हाउस यू हैड परचेस फॉर 10 लाख रुपीज. तो आपने ये परचेस कितने में किया था, द परचेस प्राइस वॉज 10 लाख. 10 लाख में आपने ये हाउस परचेस किया था, एंड यू हैव सोल्ड दिस हाउस फॉर 12 लाख रुपीज. तो ये हाउस आपने ट्रांसफर कर दिया है किसी और पर्सन को, और आपको कितना पैसा मिला है, 12 लाख रुपीज. 12 लाख रुपीज आपको मिले हैं एज ए सेलिंग प्राइस.
अब यहां पर देखिए, ये हाउस जो आपने ट्रांसफर किया है, इसमें आपको गेन कितना हुआ है सबसे पहले वो देख लीजिए। 12 लाख रुपीस में सेल किया है, परचेस प्राइस थी 10 लाख रुपीस, सो 12 लाख माइनस 10 लाख, ये आ गया आपका गेन। 2 लाख रुपीस का आपको गेन हुआ है। और अगर ये 2 लाख रुपीस एग्जेम्प्ट नहीं है अंडर दीज एग्जेम्प्टेड सेक्शंस, then it will be taxable as a capital gain। तो इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। This we have taken a just simple example to understand the concept of capital gain। अभी हमको डिटेल में काफी प्रोविजंस देखने हैं, वो हम देखेंगे एक एक करके। Now, before proceeding further, try to understand what we are going to study under this chapter। हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ये पूरा हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद सारे प्रोविजंस एक एक करके देखेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको इस चैप्टर में अब समझनी है वो है टर्म कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट क्या होती है और कौन कौन सी एसेट है जो एक्सक्लूड की हुई है फ्रॉम द कैपिटल एसेट। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट। तो कैपिटल एसेट्स भी 2 तरह की होती है। 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो ये कैसे पता करेंगे, इसके ऊपर भी क्वेश्चन काफी आता है। शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कैपिटल एसेट, लाइक शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, जो गेन होता है वो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कैपिटल एसेट, वेदर इट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। After this, we will see the special tax rate for capital gain. So, as we have already seen, there can be 2 types of capital gain. एक हो सकता है short term और दूसरा हो सकता है long term capital gain। अब long term capital gain जो रहता है वो normally 112 section में taxable रहता है at the rate 20%। On other hand, if you see the short term capital gain, if STT is applicable, अगर ये STT का केस है तो ऐसे केस में it will be taxable at the rate 15%. In other cases, it will be taxable just like any other income. That is, it will be taxable as per the slab system. Slab जो टैक्स रेट रहते हैं उसके हिसाब से ये other short term capital gain taxable होता है। So all these tax rate we will see in detail later on. After that we will see transfer of capital asset। यानी ट्रांसफर होना जरूरी है। As we have already seen, आपके पास अगर कोई कैपिटल एसेट है और वो अगर आपने ट्रांसफर कर दी है, this is the second condition, the capital asset should be transferred during the previous year। तो ये ट्रांसफर का मतलब क्या होता है and what are the transaction which will not be regarded as transfer। ये एक लंबी लिस्ट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये हम देखेंगे। आफ्टर दैट वी विल सी व्हेन ट्रांसफर विल बी कंप्लीट एंड इफेक्टिव। तो यहाँ पे 2 तरह की कैपिटल एसेट हो सकती है। 2 तरह की मतलब एक मूवेबल हो सकती है, एक इमूवेबल हो सकती है। तो ऐसे केस में ट्रांसफर को कब कंप्लीट मान लिया जाएगा ये हम देखेंगे। देन वी विल कम ऑन कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन। तो यहां तक तो पूरी थ्योरी हो जाएगी। उसके बाद कैसे कैलकुलेट करना है कैपिटल गेन, वी विल सी दैट। एंड ऑल्सो वी विल सी अ कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। इसको हम शॉर्ट में इंडेक्सेशन भी बोलते हैं। इंडेक्सेशन क्या होता है, कैसे उसको निकाला जाएगा, हाउ टू फाइंड द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये हम देखेंगे। After that, we will also see the cases in which benefit of indexation will not be available। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से केसेस हैं जिसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। After that, we will see the full value of consideration and the deemed full value of consideration। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। After that, we will see general exemptions, that is under section 10 में जो general exemptions दे रखे हैं capital gain के cases के लिए वो देखेंगे। And after that, we will see special exemption cases जो
इस चैप्टर में दे रखे हैं, दैट इज सेक्शन 54, 54B, D, EC, F, G, GA एंड GB. And after that we will see the advanced portion of capital gain. Here we will see so many, there is a long list, so many cases, that is the special cases, we can call it as special cases in capital gain. तो एक लंबी लिस्ट है, वो सारे जो केसेस हैं वो हम देखेंगे towards the end. और इसके ऊपर भी इंस्टीट्यूट काफी क्वेश्चन पूछता है स्पेशल केसेस के ऊपर, तो ये हमको करना ही है कवर. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस द ट्रांजैक्शन विच आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ट्रांसफर, इसकी भी एक डिटेल में हम इसके प्रोविजंस देखेंगे टुवर्ड्स द एंड. नाउ टिल नाउ वी आर क्लियर दैट कि कैपिटल गेन तभी लगेगा जब आपके पास कोई कैपिटल एसेट होगी एंड दैट कैपिटल एसेट यू ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. तो अभी हम बात करेंगे कि ये जो कैपिटल एसेट है ये क्या होती है. सो फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर द सेक्शन. दिस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14. सो एज पर सेक्शन 214, कैपिटल एसेट मीन्स एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड. So any property of any kind, whether it is fixed or circulating, whether it is movable or immovable, whether it is tangible or intangible, and includes, तो यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि ये तो कैपिटल एसेट है ही, इसे तो कैपिटल एसेट माना ही जाएगा. So and it includes any right in or in relation to an Indian company, including right of management or control or any other right in the Indian company. Further definition also includes any security held by foreign institutional investor as per the SEBI regulation. तो कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से अगर उन्होंने कोई भी सिक्योरिटी हेल्ड कर रखी है as per the SEBI regulation, then that security will also be treated as capital asset. तो अभी तक जो हमने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन देखी है, ये कहता है एनी प्रॉपर्टी, एनी काइंड, फिक्स, सर्कुलेटिंग, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, एंड स्पेसिफिकली इट इंक्लूड्स एनी राइट रिलेटिंग टू इंडियन कंपनी or any security held by foreign institutional investors. So till now we have seen ki what will be treated as capital asset, and now we will see what will not be treated as capital asset. So now we are focusing on exclusion. So definition says that the capital asset will exclude following item. ये बहुत ही important है, exclusions इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं. तो अब हम जो देखने वाले हैं कि ऐसी कौन सी एसेट्स हैं जो कैपिटल एसेट जिनको नहीं माना जाएगा. सो दीज आर दी एसेट, सभी को ऑलमोस्ट इन्होंने कैपिटल एसेट ट्रीट कर लिया है एक्सेप्ट फॉलोइंग. सो दीज एसेट्स will not be treated as a capital asset. So these are the exclusions. We will focus on this. So let's see the exclusions one by one. There are total 5 exclusions from the definition of capital asset. इन्हें हम capital asset नहीं मानेंगे. सबसे पहले ब्रीफ में देख लीजिए. स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट्स, एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया, गोल्ड बॉन्ड्स एंड गोल्ड डिपॉजिट्स बॉन्ड. ये जितनी भी एसेट यहां बताई है इनको कैपिटल एसेट नहीं माना है. इसका मतलब अगर ये एसेट्स को आप ट्रांसफर करते हैं तो कोई भी कैपिटल गेन आपको नहीं होगा. सो जैसा कि मैंने बताया कि दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. आपको एक एक एक्सक्लूजन्स आपको अच्छे से यहां पर समझना है. So the first exclusion they say is that stock in trade or consumable stores, raw material held for business or profession except securities held by FIIs, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अगर सिक्योरिटी हेल्ड कर रखी है और वो कहते हैं कि भाई ये तो हमारा स्टॉक इन ट्रेड है, हम तो इसमें बिजनेस करते हैं, ये सिक्योरिटीज खरीदते हैं, बेचते हैं, स्टिल even though securities are held as stock in trade, it will still be treated as capital gain, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि capital gain includes securities held by FIIs.
तो अगर ये केस हम छोड़ दें, सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआईज, बाकी सभी केसेस में अगर कोई गुड्स हैं, लाइक कोई भी एसेट है, वो अगर आपका स्टॉक इन ट्रेड है, यानी इसमें आप डील करते हैं, आप परचेस करते हैं और सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल एक फर्नीचर शॉप है, फर्नीचर की शॉप है और वो बहुत सारा फर्नीचर परचेस करता है और सेल करता है, तो ऐसे केस में फर्नीचर क्या हो जाएगा, स्टॉक इन ट्रेड। तो ये जो फर्नीचर परचेस और सेल कर रहा है, इसके ऊपर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि फर्नीचर यहां पर क्या है, स्टॉक इन ट्रेड। इसी तरह से कोई भी एसेट अगर आपकी स्टॉक इन ट्रेड है, यानी आप उसमें बिजनेस कर रहे हैं, उसको खरीदते हैं और बेचते हैं, ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। तो पहला एक्सक्लूजन हमने जो देखा है, स्टॉक इन ट्रेड will not be treated as capital asset. Now we will focus on the second exclusion, बहुत ही important है, ये कहता है personal effects and that is also movable। अब ये पर्सनल इफेक्ट क्या होता है, जो भी पर्सन अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करता हो ऐसी एसेट, इट इज ट्रीटेड एज पर्सनल इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल वेयरिंग अपैरल, आप जो कपड़े पहनते हैं, फर्नीचर्स हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, अगर आपने कोई फर्नीचर आपके पर्सनल यूज के लिए लिया है, जैसे आपके घर में कोई भी फर्नीचर है, यू आर यूजिंग दैट, सो इट इज ऑल्सो कम अंडर द पर्सनल इफेक्ट। तो जो भी आपके पर्सनल इफेक्ट है, लाइक फर्नीचर, घर का फर्नीचर हो, या फिर आप कोई आपके पर्सनल इफेक्ट, फॉर एग्जांपल कार हो, आपका पर्सनल कंप्यूटर हो, या फिर आपका पेन हो, आपकी वॉच हो, ये सभी पर्सनल इफेक्ट में आएंगे एंड इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। और अगर आप इनको ट्रांसफर करते हैं तो देयर विल बी नो कैपिटल गेन। But again you have to remember there are few exclusions from the definition of personal effect. Personal effect की definition में following item नहीं आएंगे। पहला है ज्वेलरी, अगर आपके पास कोई ज्वेलरी है, आप उसको पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते, ऑल्दो टेक्निकली अगर आप देखें तो वो पर्सनल इफेक्ट है, बट यहां पर इनकम टैक्स पर्पस के लिए वो ज्वेलरी को पर्सनल इफेक्ट में इंक्लूड नहीं किया है और उसको कैपिटल एसेट माना गया है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर हैविंग अ गोल्ड चेन, गोल्ड की चेन है आपके पास, अब गोल्ड चेन आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, बट इट इज अ ज्वेलरी, क्योंकि ये ज्वेलरी में आता है, इसलिए गोल्ड चेन क्या मान ली जाएगी, कैपिटल एसेट मान ली जाएगी। और अगर ये गोल्ड चेन आप सेल करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, कोई भी गेन होता है, इट विल बी चार्जेबल टू टैक्स एज अ कैपिटल गेन। सिमिलरली आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस अगर आपके पास हैं, वो भी कैपिटल एसेट माना गया है। ड्राइंग्स हैं, कोई वैल्यूएबल ड्राइंग्स हैं आपके पास, उसको भी कैपिटल एसेट माना गया है। पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट, जो काफी आइटम्स इस तरह के रहते हैं जो लोग काफी प्राइस में परचेस करते हैं और उसको सेल करते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, तो ऐसी चीजों को भी कैपिटल एसेट माना गया है एंड अकॉर्डिंगली इट विल बी टैक्स एज अ कैपिटल गेन। तो यहाँ पर पर्सनल इफेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको फिर से समझ लीजिए। ये कहते हैं कि पर्सनल इफेक्ट विल नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट, और यहाँ पे याद रखना है पर्सनल इफेक्ट में केवल मूवेबल आइटम, यानी अगर आपका कोई पर्सनल हाउस है जिसमें आप रह रहे हैं, तो इसको आप नहीं बोल सकते कि ये मेरा पर्सनल इफेक्ट है क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ और ये कैपिटल एसेट नहीं है। यहाँ पर केवल मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स की बात आ रही है। अब आप बोलेंगे सर क्या कार एक पर्सनल इफेक्ट में आएगा? तो यस, कार अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए कार को यूज कर रहे हैं, इट विल बी ट्रीटेड एज पर्सनल इफेक्ट्स, और अगर ये कार आप सेल कर देते हैं और कोई गेन होता है तो इट विल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन। बट ऑन द अदर हैंड याद रखना है कुछ चीजें पर्सनल इफेक्ट है लेकिन फिर भी उनको कैपिटल एसेट माना गया है। फॉर एग्जांपल ज्वेलरी, अगर आपके पास हीरे की अंगूठी है, ये अंगूठी आप सेल कर देते हैं तो यहां पर जो भी गेन होगा आपको, इट विल बी टैक्स अंडर द कैपिटल गेन, बिकॉज ऑल्दो अंगूठी जो आपकी है, रिंग जो है, इट्स अ पर्सनल इफेक्ट, बट स्टिल बीइंग अ ज्वेलर इट विल बी टैक्स एज अ कैपिटल गेन। तो अभी हमने दो एक्सक्लूजन्स कवर कर लिए हैं। पहला
स्टॉक इन ट्रेड विल नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। दूसरा हमने देख लिया है पर्सनल इफेक्ट विल नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। नाउ वी विल बी फोकसिंग ऑन द थर्ड एक्सेप्शन, दैट इज एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया इन इंडिया। अब ये तीनों अच्छे से देख लीजिए, एग्रीकल्चर लैंड हो, रूरल एरिया में हो, यानी वो शहर में, आपके जो शहर है मान लीजिए पुणे सिटी है, पुणे सिटी में भी एग्रीकल्चर लैंड हो सकता है, लेकिन ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को यहाँ पर कैपिटल एसेट माना गया है। लेकिन एग्रीकल्चर लैंड अगर कोई रूरल एरिया में है इंडिया के, वो भी बांग्लादेश या पाकिस्तान में एग्रीकल्चर लैंड हो, तो वो एक्सक्लूजन में नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये जो कहना चाहते हैं कि अगर रूरल एरिया में, इंडिया के किसी रूरल एरिया में एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको कैपिटल एसेट नहीं माना गया है। एंड कॉन्सिक्वेंटली इफ यू ट्रांसफर दिस एग्रीकल्चर लैंड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड को अगर आप ट्रांसफर करते हैं, कोई गेन होता है तो उसके ऊपर नो कैपिटल गेन टैक्स। And now we will try to focus on the term rural area, क्योंकि इन्होंने बोला है कि agriculture land which is situated in rural area in India will not be treated as capital asset। तो rural area भी इन्होंने define किया है। Rural area means area which is outside the jurisdiction of municipal or cantonment board having a population 10,000 or more। सो फॉर एग्जाम्पल ये एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या कंटोनमेंट बोर्ड है और इसकी जो पॉपुलेशन है ये 10,000 या उससे ज्यादा है, और इसका जो एरिया है म्युनिसिपल या कंटोनमेंट बोर्ड का, ये लोकल लिमिट्स यहाँ है। तो इस लिमिट के बाहर अगर कोई लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज रूरल एग्रीकल्चर लैंड। बट अगर वो इसके अंदर है लिमिट के, तो उसको रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं माना जाएगा। बट इसके बाद ये फिर बोलते हैं कि एंड, तो यहां तक तो ठीक है। इसके बाद ये बोलते हैं एंड इट शुड नॉट फॉल, इट डजंट फॉल विद इन 2 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ म्युनिसिपल और कंटोनमेंट बोर्ड हैविंग अ पॉपुलेशन 10,000 1 or more but up to 1 lakh। So let's take example, suppose this is a municipal corporation or cantonment board and इसकी जो population है ये कहाँ तक है, 10,000 से ज्यादा है and up to 1 lakh है, 1 lakh है। तो ऐसे केस में 2 किलोमीटर्स तक का जो एरिया है, लोकल लिमिट से 2 किलोमीटर्स तक का एरिया, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज रूरल एरिया, यानी इसके भी बाहर का जो एरिया है उसको रूरल एरिया माना जाएगा। बट अप टू 2 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट विल नॉट बी ट्रीटेड एज रूरल एरिया। और यहां पर अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं मान के उसको कैपिटल एसेट माना जाएगा, एंड कॉन्सिक्वेंटली इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है। सिमिलरली इन्होंने कहा है कि इफ द पॉपुलेशन इज मोर देन 1 लाख बट अप टू 10 लाख, तो लेट्स से ये पॉपुलेशन, इस जो एरिया की पॉपुलेशन है वो मोर देन 1 लाख है एंड अप टू 10 लाख है। तो अप टू 10 लाख के केस में ये कहते हैं कि अप टू 6 किलोमीटर्स, तो यहाँ 2 किलोमीटर की बात नहीं कर रहे, अप टू 6 किलोमीटर तक का एरिया विल नॉट बी ट्रीटेड एज रूरल एरिया, यानी ये जो लोकल लिमिट है इसके भी 6 किलोमीटर के बाहर जाके रूरल एरिया स्टार्ट होगा। और यहाँ पर कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो इसको रूरल एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा, एंड इफ द एग्रीकल्चर लैंड इज विद इन द 6 किलोमीटर देन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज रूरल एग्रीकल्चर लैंड। Further, they says that if the population of the area is more than 10 lakhs, यानी 10 लाख से भी ज्यादा पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल पूना सिटी की जो पॉपुलेशन है 10 लाख से ज्यादा है, तो ऐसे केस में जो लोकल लिमिट है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या कंटोनमेंट बोर्ड की, वहां से भी 8 किलोमीटर तक का एरिया छोड़ के जो बाकी का बचा एरिया आएगा वो रूरल एरिया माना जाएगा। बट यहां तक का रूरल एरिया नहीं माना जाएगा, अप टू 8 किलोमीटर्स तक फ्रॉम द लोकल लिमिट। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो हम एक एग्जांपल लेके देखेंगे कि क्या हमको ये पॉइंट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है।
तो लेट्स टेक वन एग्जांपल। अगर आपसे पूछा है कि भाई ये एक एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड, क्या ये कैपिटल एसेट है या नहीं, बताइए। तो क्या आप बता सकते हैं? नहीं। अभी हमको और इंफॉर्मेशन चाहिए। हम ये पूछ सकते हैं क्या ये इंडिया में है या इंडिया के बाहर। ये एग्रीकल्चर लैंड अगर इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर है, तो डेफिनेटली ये कैपिटल एसेट माना जाएगा। फिर आपसे बोला नहीं ये इंडिया में है, ये एग्रीकल्चर लैंड जो हम बात कर रहे हैं ये इंडिया में है। अब बताइए क्या ये कैपिटल एसेट है या नहीं। तो हमको पूछना पड़ेगा नहीं। अभी आप ये बताइए कि ये एग्रीकल्चर लैंड क्या किसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या कंटोनमेंट बोर्ड के एरिया के अंदर आता है। तो आपको बोला गया है नहीं। क्या अभी आप बता सकते हैं कैपिटल एसेट है या नहीं? नहीं, अभी भी नहीं बता। आपको ये पूछना पड़ेगा ये जो एग्रीकल्चर एरिया है ये किसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या कंटोनमेंट बोर्ड के कोई लिमिट है, वहां से कितना दूर है। तो अभी आपको इन्होंने बताया है कि इसके पास एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या कंटोनमेंट बोर्ड है, उसकी लिमिट लगती है, और वहां से ये जो एग्रीकल्चर एरिया है ये ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर दूर है। तो अब बताइए क्या ये एग्रीकल्चर एरिया कैपिटल एसेट है या नहीं। अभी भी हम नहीं बता सकते। अभी हमको पता करना पड़ेगा कि ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात कर रहे हैं इसकी पॉपुलेशन कितनी है। तो यहां पर ये कहते हैं कि ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या कंटोनमेंट बोर्ड है इसकी जो पॉपुलेशन है वो अप टू 1 लाख है। तो अब हम ये बता सकते हैं कि अगर ये अप टू 1 लाख है तो 2 किलोमीटर के बाहर जो भी एग्रीकल्चर लैंड रहेगा वो हम रूरल एरिया में मानेंगे और ये कैपिटल एसेट नहीं है। फिर आपसे बोला नहीं 1 लाख नहीं है, इसकी जो पॉपुलेशन है वो आपकी जो है 10 लाख पॉपुलेशन है। अगर 10 लाख पॉपुलेशन है तो ऐसे केस में जो रूरल एरिया स्टार्ट होगा वो लोकल लिमिट्स के 6 किलोमीटर के बाद स्टार्ट होगा और ये रूरल एरिया में नहीं आएगा। सिंस इट इज नॉट अ रूरल एरिया, ये एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट माना जाएगा। तो अगर ये केस अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया, इसका मतलब ये आपको पूरा समझ में आ गया है, आप एग्जाम में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं आया ये केस अभी समझ में तो इसको आप फिर से रिवाइज कीजिए, बट डोंट स्किप दिस पॉइंट। अब हम जो देखेंगे ये जो एग्रीकल्चर लैंड और रूरल एरिया की बात चल रही है, यहाँ पे 2 पॉइंट और इंपॉर्टेंट है। एक तो सर पॉपुलेशन, अगर आप बोल रहे हैं पॉपुलेशन ये कब की देखेंगे, तो यहाँ ये कहते हैं कि जब कभी भी क्वेश्चन अराइज होता है आपका कि ये रूरल एरिया है या नहीं, उसके पहले का जो भी प्रीसीडिंग सेंसस है जिसमें कि आपका जो पॉपुलेशन मेजरमेंट होता है कि कितना है, काउंटिंग होती है, वो जो पब्लिश्ड डेटा है पब्लिश्ड, उसको आप देख के पता कर सकते हैं कि ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कंटोनमेंट बोर्ड की पॉपुलेशन क्या है। तो प्रीसीडिंग सेंसस देखना है आपको पॉपुलेशन के लिए। और दूसरा किलोमीटर जो आपको नापने हैं, किलोमीटर कितना किलोमीटर है ये कैसे पता करेंगे, तो आपको यहाँ याद रखना है कि एरियल डिस्टेंस आपको पता करना है इस जगह का कि कितना है। यानी यहाँ पर ये सड़क ऐसी जाती है और यहाँ से घूम के यहाँ पे आती है, तो इसका ये जो रोड का जो मैप है यहाँ से डिस्टेंस मेजर नहीं करना है, ये जो किलोमीटर्स आपको चेक करना है, ये एरियल डिस्टेंस आपको देखना है कि कितना किलोमीटर है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर 2 मोर एक्सक्लूजन, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं। जो हमने पहले 3 देखे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो 2 और एक्सक्लूजन है इनको जस्ट आप देख लीजिए। गोल्ड बॉन्ड्स एंड स्पेशल बियरर बॉन्ड्स हैं अगर आपके पास, तो दिस इज नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट, इसको भी एक्सक्लूड किया है कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से। सिमिलरली गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इश्यूड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इश्यूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, both these will not be treated as capital asset, इनको भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर रखा है।